हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं। जो नॉर्मली स्टूडेंट लोग कहते हैं सर ये चीज ना समझ में नहीं आती, हमारे सिलेबस का बहुत ही अजीब सा पार्ट है, लेकिन कोई नहीं, आज समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन चीजों को समझने वाले हैं। सर आज के टॉपिक का नाम है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। आप कहेंगे सर श्रोडिंगर इक्वेशन तो पढ़ ली हमने, बट ये स्पेशल है फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे करते हैं वो सब हम जानने वाले हैं। फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छे से कि इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। आप कहेंगे सर हम तो बीएससी में है नहीं, कुछ लोग कहेंगे चलो हम बीएससी में हैं, बट आपको मैं बता दूं अगर आप बीएससी में नहीं हैं और आपको इस टॉपिक की जरूरत है तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और बहुत अच्छे से सीख सकते हो। चाहे आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप एमएससी की कर रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, आईटी जैम की कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, नेट प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा सर, आप इजिली इस टॉपिक को देखिए और अच्छे से एंजॉय करिए। मैं आपको बता दूं हमारे पास इस पेपर में ये सारी की सारी यूनिट्स हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट को हम कवर कर चुके हैं और इसके सारे के सारे क्लास नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर आपको नहीं मिले तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स इस वक्त हम पढ़ रहे हैं और ये एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का हमारे बहुत सारा लेक्चर इसके हो चुके हैं। अभी हमने बता दें कौन कौन सी चीजें हम पढ़ चुके हैं इस यूनिट में। देखिए भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हीट कैपेसिटी है, बोहर्स मॉडल है, कॉम्पटन इफेक्ट है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, ये सारी चीजें पढ़ चुके। इनके अलावा सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑपरेटर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है सर, ऑपरेटर्स पढ़ चुके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ चुके, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ चुके, क्वांटम मैकेनिक्स के रूल एंड रेगुलेशन कौन कौन से होते हैं वो पोस्टुलेट्स होते हैं वो पढ़ चुके हैं। पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम सर बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको भी हम कवर कर चुके हैं। पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, वो सारी चीज कर चुके हैं और उनके कर्व्स, उनके ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो वेव फंक्शन का कर्व हो, चाहे आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि साई स्क्वायर का कर्व हो, ठीक है। इसके अलावा आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ने वाला है। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और बचेंगे, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसकी, और दूसरा हमारा एलसीएओ रूल जो होता है यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दो टॉपिक और बचेंगे, उसके बाद एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स भी हमारी फिनिश हो जानी है। चलिए फिर सर टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और हम पहुंच जाते हैं अपने टॉपिक जिसका नाम है भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते पढ़ते काफी टाइम हो गया। पिछला वाला जो यूनिट हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करी थी, बिल्कुल करी थी सर। इस यूनिट में भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करी थी, बिल्कुल करी थी। पहले तो सर उसको लिखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखो कि वो होती क्या है और फिर उसके बाद उसको आगे सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। बहुत प्यार से बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट ध्यान रख लेना सर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन यानी कि 3D के लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, सर तीनों डायरेक्शन के लिए, इनटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर E माइनस वी साई इक्वल टू जीरो, सर यही तो होती है, बिल्कुल होती है सर। हम जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन ये होती है हमारी 3 डायमेंशन के लिए यानी कि एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन के लिए। इसके बाद जब हमने पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम की सर बात की थी तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में हमने उसका पोटेंशियल एनर्जी को पुट किया था सर, उसके पोटेंशियल को पुट किया और उसके बाद 1D बॉक्स सिस्टम के लिए हमने पूरा का पूरा क्या निकाल लिया था भाई, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो निकाल ली थी या फिर वेव फंक्शन जो होता है वो निकाल लिया था। अगर हमें हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन चाहिए तो सर हमें इसके लिए भी तो पोटेंशियल एनर्जी रखनी होगी। सर हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, अगर ये हम जानने की कोशिश करें
हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो एक चीज सोचो भाई, हाइड्रोजन एटम एक्चुअल में होता क्या है। सर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते हैं तो हम कहते हैं सर 1s1, यही तो होता है। बिल्कुल सर, हाइड्रोजन में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है भाई? एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक होती है हमारे पास सेल, और उस सेल के अंदर रहता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। उस सेल के अंदर रहता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। यही तो होता है भाई, बिल्कुल होता है। अगर हम बात करें भाई इलेक्ट्रॉन और इस सेल के बीच की दूरी, ये मान लीजिए ये क्या है, इसकी रेडियस, इसको हम आर मान लेते हैं। हाइड्रोजन में अगर हम बात करें सर, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। जब दो चार्ज के बीच में अगर पोटेंशियल देखें तो सर बचपन वाली कहानी याद करो, जब हम फिजिक्स पढ़ते थे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, और पोटेंशियल एनर्जी जब दो अलग अलग चार्ज के लिए निकालते, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये Q1 है और ये हमारे पास Q2 है, दो अलग अलग चार्ज है और इनके बीच पोटेंशियल हम निकालते थे। कैसे निकालते? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। सर यही तो निकालते थे, बिल्कुल निकालते थे। इसी फॉर्मूले को यहां पुट कर लो। सर अगर मैं बात करूं क्या करूं सर, यहां पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो E होगा, बिल्कुल। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? ZE। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर। और चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और न्यूक्लियस का चार्ज ZE। सर इसके लिए अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें, इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो V बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी Q1 कितना है? ZE इंटू Q2 कितना है? E अपॉन R। R क्या है? रेडियस होगी ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R। सर ये हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सर इस पोटेंशियल एनर्जी को उठाओ और इस जगह रख दो, इस जगह रख देंगे ना तो हमें इसकी कहानी पता चल जाएगी। चलिए रखते हैं सर। हमें पता है क्या लिखा हमने सर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, साइड प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, ठीक है, ओके। सर यहां क्या है? E माइनस वी। v की जगह क्या रखना भी? v की जगह क्या रखना सर? v बराबर ये है वैल्यू, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो सर? v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो सीधा लिख दो। क्या लिखेंगे आप? सर ये माइनस होता है, एक्चुअली क्या होता है? माइनस होता है, तो यहां पर माइनस नहीं लगाया मैंने, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि यहां पर कर सकता हूं ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया हमारा V, यानी पोटेंशियल एनर्जी। उठाओ और उठाकर यहां रख दो। पहली बात तो वो वैल्यू माइनस के, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी, किसके लिए भाई? तीनों डायमेंशंस के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन यहां पर आ गई सर एक प्रॉब्लम, है। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां पर एक टर्म आ रहा हमारा R। क्या टर्म आ रहा? R मतलब रेडियस। और वो जो रेडियस है अगर मैं उसको x, y और z के टर्म में डबल डिफरेंशिएशन के तहत इसको पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा ना, तो वो सॉल्व करना टफ नहीं, नामुमकिन टाइप है। आप इसको कर नहीं पाओगे। द रीजन, क्योंकि x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन ये एक लीनियर डायरेक्शन होती है। लेकिन हाइड्रोजन एटम की बात करें सर, वो तो एक गोला है ना, एक गोला टाइप है ना, एक बॉल टाइप है ना। और बॉल टाइप है तो जो इलेक्ट्रॉन है ना तो सीधा x में जाएगा, ना y में जाने वाला, ना z में जाने वाला है। सर अगर वो एक डायरेक्शन में ना जाकर वो तो घूम रहा है ना, सर घूम रहा है तो वहां तो हम x y z की बात ही नहीं करेंगे। सर बात नहीं करेंगे तो फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक टर्म लिख देंगे। पहले तो हम क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्व
इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। सर अगर आपको याद हो पहली यूनिट हमने जब पढ़ी थी तो वहां पर मैंने दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बार यहां पर भी देख लेते हैं, एक बार लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दो टाइप के बताए थे सर। पहला था हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको आप एक्स वाई और जेड की टर्म में पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको आप आर, थीटा और फाई इनकी टर्म्स में पढ़ा जाता है, इनकी टर्म्स में पढ़ा जाता है। तो भाई साहब ये हमारे पास दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स वाई जेड। जब हम लीनियर किसी चीज की बात करेंगे जो सीधा सीधा एक लाइन में चल रहा है, तो वहां पर हम एक्स वाई जेड की बात करते हैं। और जब कोई चीज राउंड राउंड घूम रही होती है, तो वहां पर हम आर, थीटा और फाई की बात करते हैं। सर आर, थीटा, फाई क्या होते हैं जरा एक बार बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। पहले तो हम पता कर लेते हैं होता क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये चीज में मैं पहले बता चुका था सर, ये चीज भी मैं पिछली वाली यूनिट में बता चुका था। एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुन लेंगे भाई साहब। ये जो आपको ग्रीन बॉल दिखाई दे रही है ना, ग्रीन बॉल, ये है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। क्या भाई ये न्यूक्लियस है सर हाइड्रोजन एटम का। और यहां पर जो रेड बॉल दिखाई दे रही है, रेड, ये रेड बॉल, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे भी घूम सकता है, मतलब ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी, भाई कहीं भी घूम सकता है ना तो हम इसकी एक्स को बता सकते हैं, ना वाई को बता सकते हैं, ना जेड को बता सकते हैं, किसी भी तरह से घूम सकता है। ऐसे घूम ले, ऐसे घूम ले, ऐसे घूम ले, हर तरीके से घूम सकता है। मतलब यहां पर हमें एक चीज पता चल रही है सर। क्या पता चल रही है भाई? हमको यहां पर एक चीज ये पता चल रही है, देखिए यहां न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ये होगी आर। सही? बिल्कुल सही है सर। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। हम आपको एक चीज बताएं सर, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? जेड। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास मान लो वाई एक्सिस है। ठीक है। अब एक चीज देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस से कितने एंगल पर है, ये चीज होती है हमारी थीटा। ये चीज क्या होती है भाई? थीटा। मतलब ये है भाई, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है जेड, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, ये इसके पास, मतलब ये न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। अब मान लो यहां पर है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है सर, इसको हम बोलेंगे थीटा। अब यहां पर है 0 और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा 90, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा 180, फिर उसके बाद घटता जाएगा एंगल। मतलब कहने का ये है कि यहां से यहां तक जाओगे वो थीटा है। और यहां पर एक और चीज भाई, इनकी वैल्यू उसको भी लिख लेते हैं, लिमिट कहां से कहां तक है। आर की बात करते हैं भाई, आर की लिमिट क्या हो सकती है सर? आर की लिमिट ये है कि आर कम से कम कितना हो सकता है? 0। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। भाई आर 0 से इनफाइनाइट तक जा सकता है ना भाई। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पास भी हो सकता है, दूर 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 से, कितनी दूर से जा सकता है। हमने तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो सकती है। दूसरी हम बात करेंगे सर थीटा। थीटा कितना हो सकता है? अभी जाना, जेड एक्सिस से यहां तक आएगा सर, या तो कम से कम एंगल कितना होगा हमारा? कम से कम 0 डिग्री होगा, या फिर हमारा 0 से कहां तक जाएगा? पाई तक जाएगा। एक और टर्म है सर, एक और टर्म है फाई। अब ये फाई क्या चीज है सर? ये फाई बताता है आपका, ये फाई हमारा बताता है कि जो हमारे पास एंगल है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है। भाई ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम नीचे पुट करते रहे और नीचे प्लेन में लेके आएंगे, तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द फाई। सर समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? अभी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये जो पॉइंट है ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है। अब जेड एक्सिस से इसने जितना एंगल बनाया दैट इज थीटा। ये क्या हमारा? थीटा है। अब एक चीज सोचो,
ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए इसको नीचे प्लेन में डालेंगे, इस तरह से प्लेन में डाला। अभी एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है दैट इज फाई। सर कितना एंगल बना सकता है? इसको मैं घुमाऊं तो इस तरह से घूम के आएगा, घूम के आके इस तरह से आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 360 घूम सकता है। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जो फाई की लिमिट है, जो हमारे पास फाई की लिमिट है भाई, वो फाई की लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। ये लिमिट मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये लिमिट मैंने आपको पहले भी बताई थी भाई। आर की वैल्यू 0 से इन्फिनाइट, थीटा 0 से पाई, फाई 0 से 2 पाई। अब सर इतना हमने जान लिया, इतना हमने जान लिया, तो हमें कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी, हमें कुछ चीजें क्या करना है और जाननी पड़ेंगी। और जानने के बाद क्या होगा भाई? जानने के बाद हमारे पास ये कहानी हो जाएगी, जरा सुनिए। जानने के बाद हमें क्या कहानी हो जाएगी, जरा देखिए। हमने कहां छोड़ा था लास्ट? ये जाना था, दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्व इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या है भाई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की टर्म में इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसीलिए वी यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसलिए हम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, जिसको हम आर, थीटा एंड फाई से डिनोट करते हैं। आर, थीटा और फाई से डिनोट करेंगे। सर हमको तो पता ही नहीं आर की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू क्या होगी। तो जरा सुनिए भाई, जरा क्या सुनना है सर? आर, थीटा और फाई और एक्स, वाई और जेड, इनमें रिलेशन क्या होता है जरा सुन लीजिए भाई। अगर मैं बात करूं सर एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, इन दोनों में रिलेशन बता रहा हूं। जेड आपको याद रखना बहुत आसान है, आर कोस थीटा। जेड की वैल्यू हमारी होती है आर कोस थीटा। सर एक्स की वैल्यू होती है आर साइन थीटा कोस फाई। वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा साइन फाई। मतलब क्या है सर? एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये और जेड की वैल्यू ये। अब जब हम इन तीनों वैल्यूज को उठाएं और उठाने के बाद जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां पर आप पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। और वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी वो जरा जान लेते हैं। काम करते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। क्या मान लिया हमने इसको? इक्वेशन 1। और यहां लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 1 एंड we get a equation, we get a Schrodinger equation for hydrogen atom। अगर मैं इन सारी वैल्यू को यहां पुट करूं तो मुझे एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिलेगी। और वो कौन सी मिलेगी उसको जरा ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर किसी कॉम्पिटेटिव लेवल पर उस जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं दिया गया है। वो डेरिवेशन आपका केवल मास्टर डिग्री में काम आएगा। तो इसलिए मैंने वो डेरिवेशन को स्किप कर रहा हूं, डायरेक्ट उसका जो सॉल्यूशन है वो यहां पर लिख रहा हूं। अगर किसी को उस डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है, आप चाहते हो कि सर हमें वो डेरिवेशन चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैं वहां पर उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमें चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर उसको जो भी नोट्स है उसके प्रोवाइड कर दूंगा लिखकर अपने हाथों से या फिर बोर्ड पर, तो मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। ठीक है। और जब तक अगर आप बीएससी में है या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जरूरत प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको डायरेक्ट इक्वेशन से मतलब है, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है उसका। तो फाइनली जो इक्वेशन हमारी यहां पर आती है वो मैं लिख देता हूं। वो क्या होती है? वो होती है सर 1/r²। ध्यान से सुन लेना। उसके बाद होता है डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट r² डेल अपॉन डेल आर प्लस 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1/sin² थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, डेल अपॉन डेल फाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साई।
और ये साई कौन सा होगा भाई, ये साई एक्स वाई जेड की टर्म में नहीं है, अब ये टर्म है किसकी में, आर थीटा और फाई की टर्म में है, इसलिए यहां पर लिखेंगे साई आर थीटा फाई, इनकी टर्म में आ गया, प्लस प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस क्या रखी थी हमने वैल्यू में, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू क्या है साई, कौन सा वाला साई, आर थीटा फाई इक्वल टू आर थीटा फाई इक्वल टू किसके आएगा, जीरो के, इक्वल टू किसके आएगा भाई, जीरो के। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आती है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। अब जरा इसके बारे में थोड़ी सी कुछ और चीजें हमें जाननी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे भाई, जरा इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। आप कहेंगे सर इतनी बड़ी इक्वेशन है, बिल्कुल है। अब इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 1/r² डेल अपॉन डेल आर, ये 1/r² इसमें इसमें और इसमें, ये तीन टर्म आपको दे रखे हैं, इन तीनों टर्म में यूज होता है, तो मैंने कॉमन ले लिया है, डेल अपॉन डेल आर r² डेल अपॉन डेल आर प्लस 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1/sin² थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, फिर साई, बाकी बात का टर्म जैसा है वैसा का वैसा हमने नोट कर दिया है। सर एक काम करते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको हम क्या करते हैं भाई, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा लिख लेता हूं भाई मैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। देखो एक दो बार अगर आप लिखोगे तो चीजें याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर 1/r², ठीक है, ब्रैकेट लगो, क्या करना भाई, हमें यहाँ पर करना है डेल अपॉन डेल आर, r² डेल अपॉन डेल आर, ठीक है, प्लस 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है, प्लस 1/sin² थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। इसके बाद क्या था भाई, ये इसके बाद था हमारे पास साई आर थीटा फाई, आर थीटा फाई तीन के टर्म में आ रहा है, ठीक है, प्लस उसके बाद जो भी था वो लिख दीजिए 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस क्या था, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साई आर थीटा फाई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि सर इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है क्या बताना चाह रही। अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो यहां पर आपको तीन टर्म दिखाई देंगे, इस टर्म में आप जाओगे आर दिखाई देगा, इस टर्म में आप जाओगे थीटा दिखाई देगा, इस टर्म में आप जाओगे फाई दिखाई देगा, आर थीटा फाई। सर तीन टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी वेव फंक्शन आपका तीन चीजों से मिलकर बना है, तीन चीजों से मिलकर बना है। तो इसको हम एक्चुअली तीन चीजों में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एक्चुअली इसको हम क्या करेंगे, तीन चीजों में ब्रेक डाउन करेंगे। सर कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इसका जो एक्चुअल में वेव फंक्शन साई होता है वो साई यानी कि आर थीटा फाई वाला, आर थीटा फाई वाला, इसको हम तीन अलग अलग वेव फंक्शन में तोड़ेंगे, इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे भी क्या होता है। मैं इसको अलग अलग निकालता हूं और अलग अलग निकालूंगा तो इस वाले का जो वेव फंक्शन है उसको मैं कैपिटल आर से दिखाऊंगा, जो कि एक वेव फंक्शन होगा मेरा रेडियस का, इनटू दूसरा थीटा के लिए तो इसको मैं कैपिटल थीटा से डिनोट करूंगा, जो वेव फंक्शन होगा मेरा थीटा का, इनटू ये मेरा फाई है तो इसको मैं कैपिटल फाई से डिनोट करूंगा, जो वेव फंक्शन होगा मेरा फाई का। सर ये तीन टर्म हो गए, और ये टर्म मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताए होंगे, ये जो वेव फंक्शन है सर ये एक टर्म अलग होता है और ये दो टर्म हमारे अलग होते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो, ये जो आर टर्म है ये आपका बताता है रेडियल वेव फंक्शन को, क्या बताता है, ये रेडियल वेव फंक्शन को बताता है, और साथ ही साथ थीटा और फाई जो है भाई ये एंगल है, दैट्स वाई ये बताते हैं एंगुलर वेव फंक्शन को, ये बताते हैं आपके एंगुलर वेव फंक्शन को। सर आर एक रेडियस है ना, तो वो रेडियल वेव फंक्शन को बताएगा, थीटा और फाई एंगल है तो वो एंगुलर वेव फंक्शन को बताएंगे। अब यहां पर जो एंगुलर वेव फंक्शन है थीटा और फाई, इन दोनों को एक जगह कंबाइंड करके हम लिख देते हैं वाई,
कैसे लिखेंगे सर? साई आर थीटा फाई बराबर हो जाता है हमारा कैपिटल आर द फंक्शन ऑफ आर मतलब रेडियस इंटू वाई द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ये हो जाना है थीटा एंड फाई, ये हमारे पास हो जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाना है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आर है ये तो हमारा रेडियल वेव फंक्शन बचाएगा, और जो हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास जो वाई है ये हमारे पास बताता है एंगुलर वेव फंक्शन को। अब सर रेडियल वेव फंक्शन क्या बताता है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या बताता है, इसके बारे में और इसके कर्व्स हम पिछली यूनिट में जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट में, वहां पर इसके बारे में हमने जाना था। तो वैसे ही कुछ चीजें हम यहाँ पर वापस से जान लेते हैं। सर ये चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट यहां पर लिख दी है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं सीधा सीधा, है ना। तो अगर हम इसका जो रेडियल वेव फंक्शन है, इसका जो रेडियल वेव फंक्शन है, इसके बारे में जानना चाहें सर ये क्या बताता है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो सारी चीजें मैंने यहां पर देखते हैं। देखो क्या लिखा अभी, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर, आर से, क्योंकि ये और या फिर आर एन एल से भी इसको डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं अभी पता चल जाएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके भाई। जो रेडियल पार्ट है टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है भाई, पास है या दूर है भाई, रेडियस है ना। तो ये क्या बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता है, पहली चीज। दूसरी चीज टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का साइज बताएगा भाई, पास होगा तो ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, जैसे जैसे दूर होगा ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, तो ये हमारा ऑर्बिटल का साइज भी बताता है, कौन, रेडियल पार्ट। नेक्स्ट टेल्स अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एट जीमुथल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीमुथल क्वांटम नंबर l, इन दोनों के बारे में बताते हैं, इसलिए इसको RNL से भी डिनोट करते हैं। अगली चीज क्या है सर, ये हमारा रेडियल नोड्स को भी बताता है, और रेडियल नोड के बारे में पहले बता चुका हूं, वो होता है हमारा n-l-1। ठीक है, रेडियल नोड का फॉर्मूला ये होता है, और जब हम इसके जो आपका रेडियल पार्ट है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला ये आता है R या फिर RNL से दिखा दो, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2ZR/n A0 की पावर L, L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनटू e की पावर -ZR/n A0, और ये हमारे पास L n+l और ऊपर 2l+1। तो ये हमारे पास हो जाता है रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन के बारे में कहानी। सर दूसरा हमारे पार्ट होता है, दूसरा हमारे पास है एंगुलर वेव फंक्शन। तो एंगुलर वेव फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम यहां पर बात कर लेते हैं एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या होगा सर, एंगुलर पार्ट को हम y से दिखाते हैं, अभी मैंने पता y थीटा फाई या फिर lm से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, पहली बात डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस। सर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है उसकी डायरेक्शन को डिपेंड करता है हमारा एंगुलर पार्ट, कितना दूर है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है एंगुलर पार्ट। ठीक है, अगली बात टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज कितना है ये मैटर नहीं करता, कैसी है ये मैटर करता है एंगुलर वेव फंक्शन में। अगली चीज टेल्स अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर L और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M, यानी L और M की वैल्यू दिखाता है, इसलिए इसको YLM से भी डिनोट करते हैं। अगली चीज सर टेल्स अबाउट द एंगुलर नोड L, और ये एंगुलर नोड L के बारे में भी बताता है। सर एक चीज देखो, अगर यहाँ पर टोटल नोड की हम बात करें, अगर हम बात करें टोटल नोड, टोटल नोड क्या हो जाएगा सर, रेडियल नोड कितने थे, रेडियल नोड था n-l-1, ठीक है, प्लस एंगुलर नोड कितने L, तो आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर, हम यहां पर ये कर सकते हैं -l से +l गया, तो टोटल नोड जो आएंगे यहां पर अगर हम लिखें टोटल नोड, तो टोटल नोड कितने आ जाएंगे सर, n-1, क्या जाना है n-1। सर ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट हम यहां पर भी जान लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आ जाइए, अब हम बात करते हैं सर सॉल्यूशन ऑफ, दो टर्म और थे, पहला आर टर्म हमने कर लिया। एंगुलर पार्ट में दो टर्म होते हैं, एक हमारे पास में कौन सा होता है भाई, फाई टर्म होता है, दूसरा हमारे पास में थीटा टर्म होता है। दो ही तो टर्म होता है, बिल्कुल होता है। फाई टर्म के सॉल्यूशन की बात करें तो जो हमारे पास फाई टर्म होता है उसका सॉल्यूशन ये होता है, फाई = 1/√2π e की पावर e की पावर आयोटा m फाई,
ये होता है सर। एम का मतलब ये ओनली आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, टेल्स ओनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम के बारे में ही बताता है हमारा फाई वाला टर्म। ठीक है, ये फाई टर्म का सॉल्यूशन हो गया। और थीटा टर्म का सॉल्यूशन हमारे पास ये है जो आपका एल और एम दोनों की वैल्यू को बताता है। यानी अगर हम बात करें सर, जो थीटा वाला टर्म है ये हमारे पास क्या होता है, थीटा एल एम से भी दिखा देते हैं, एप्सिलॉन रूट में आपका आएगा 2l + 1/2 फैक्टोरियल। सर एक तो फैक्टोरियल ऐसे दिखाते हैं, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं, तो हमने फैक्टोरियल लगा रखा, फैक्टोरियल एल माइनस मोड एम अपॉन एल प्लस मोड एम इंटू रो एल एम कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, थीटा टर्म का सॉल्यूशन है। सर अगर आप रो एल एम कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो रो एल एम कॉस थीटा की जगह एक्स रख दीजिए, तो रो एल एम एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद अगर रो एल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला ये आ जाएगा। एक्चुअल में इन चीजों की जरूरत आपको है नहीं, ये एमएससी लेवल पे काम आते हैं, तो फिलहाल आपको बस यही चीज जाननी है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें भाई, तो टोटल वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, टोटल वेव फंक्शन रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगर हम 1s ऑर्बिटल ले, हमने क्या ले लिया सर 1s ऑर्बिटल, तो 1s ऑर्बिटल में n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 होती है। और उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली 1s ऑर्बिटल के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो हमारे पास ये आता है, यानी साई 1s का, जिसको हम 100 भी लिख सकते हैं 100, तो हमारे पास आता है 1/√π a0 की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल यानी कि की पावर -r/a0। ये हो जाता है हमारे पास फाइनल वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल। आई होप समझ में आया होगा। सर हाइड्रोजन एटम का इससे बेहतर क्लास आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने आपको जितना हो सकता उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, हर चीज को बताने की कोशिश की है, हर जगह बताने की कोशिश की है। तो चलिए फिर अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है, आपको लगता है कि चीजें सर ऊपर से गई हैं, तो आप कोशिश कर लीजिए 1-2 बार समझने की। अगर नहीं आती है तो आज ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं अगले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो फिर चलिए इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर की तैयारी करेंगे और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक बहुत अच्छा टॉपिक है सर, एमओटी बॉन्ड ऑर्डर, ये केमिकल बॉन्डिंग वाला नहीं, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो एमओटी होती है उसके बारे में हम जानने वाला है। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। बस आपको एक काम करना है, लेक्चर को शेयर करना है सर, शेयर जहां तक हो सकता है वहां तक करना है, क्योंकि अगर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी एक छोटी सी चीज तो बनती है, इसकी तो आशंका मैं रख सकता हूं कि आप लेक्चर को शेयर कर दो भाई। जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, आप वहां पर शेयर कर सकते हो, जिसको भी जरूरत है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।